अपना जो रियल सेल्फ है, असल में हम रूह हैं, जिस्म तो मादी है ना, अल्लाह की तरफ से हमारी रूह है, असल में जो रूह है उसकी जो नेचर है उसकी तरफ हमने वापस आना है। और वो रूह अल्लाह से पैक्ट करके आई हुई है, और वो पैक्ट ये था कि हम सब ने अल्लाह को कहा था कि आप हमारे रब हैं, और रूह जो है वो पाक है, रूह जो है वो नेक है, तो हमने वापस उस तरफ जाना है, उसको टारगेट करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेटनेस टू मी। अब एक फुटबॉलर आपको कहे आई वांट टू इंस्पायर एवरीवन टू ग्रेटनेस, उसकी उससे क्या मुराद है कि मैं अपने जैसा फुटबॉलर सबको बनाना चाहता हूँ, मैं बिलियनियर बनाना चाहता हूँ सबको, तो मेरे नज़दीक वो ग्रेटनेस नहीं है। दूसरा एक मकसद की मिसाल मैंने आपको दी, टू टच एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। इससे क्या मुराद है? ये एक बहुत अच्छा पर्पज़ के ना कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ। जब मैं मिसाल के तौर पे ट्रेनिंग करा रहा था, मैंने उनसे कहा था कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ से कि लिखो तुम्हारा क्या पर्पज़ है, अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाओ। तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ के यही सेंटेंसेस थे जो मैंने बताया, टू ऐड वैल्यू टू पीपल। ये किसी ने कहा जी कि मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। तो क्या मुराद है? वैल्यू ऐड करने से मुराद क्या है? उस वैल्यू ऐड करने का फ्रेमवर्क क्या है, कैसे ऐड करेंगे, और उस वैल्यू ऐड करने के लिए आप गाइडलाइन कहाँ से लेकर आएंगे? ये एक सवाल जो है वो काउंटर क्वेश्चन जो है शुरू होता है। ओके, तो टू टच एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ, ये भी एक मकसद है, लेकिन इससे मुराद क्या? टू टच एवरी, टच इन व्हाट सेंस? कुछ लोग कहेंगे टच से मुराद है इमोशनली टच करना चाहता हूँ, मैं उनके इमोशंस जो है उनको ह्यूमेन बनाना चाहता हूँ ज़्यादा, और उनको ह्यूमैनिटी सिखाना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसका भी सबसे बेस्ट सिस्टम इस्लाम के पास है, राइट? इस्लाम जो है वो जो आपको सिस्टम देता है गिविंग का, और जो सिस्टम देता है माशरे को रन करने का, उससे बड़ा सिस्टम ह्यूमैनिटी का और क्या हो सकता है? तीसरा एक सेंटेंस है, टू रिलीव एवरी ह्यूमन बीइंग लिविंग बीइंग ऑफ सफरिंग। एक जनरल बात है कि मैं हर लिविंग बीइंग को सफरिंग से निजात देना चाहता हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय इट? सफरिंग, पहले तो डिफाइन सफरिंग, उसके बाद कैसे निजात देंगे आप। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं जी मेरा मकसद है मैं लोगों को सफरिंग से निजात दूंगा, मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि अफ्रीका के लोग को सफरिंग से आप कैसे निकालेंगे, आप उनको गुर्बत से कैसे निकालेंगे, क्या मैकेनिज्म है, क्या फ्रेमवर्क है आपके पास? ओके, आप जो है वो सीरिया में इस वक्त लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको सफरिंग से कैसे निकालेंगे? आप वर्ल्ड के ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे? सफरिंग के जो इश्यूज़ हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसी तरह करप्शन है, पॉवर्टी है, इस सब को आप कैसे ख़त्म करेंगे? लोग सफ़र कर रहे हैं इससे, तो दैट पर्सन बेटर हैज़ एन आंसर, उसके पास कोई आंसर होना चाहिए। अगर उसके पास कोई आंसर नहीं होगा तो उसकी ये स्टेटमेंट बहुत वेग है कि मैं सबको सफरिंग से निजात देना चाहता हूँ। बहरहाल मिसाल मैंने आपको ये दी, और ये आप अपना होमवर्क भी बना सकते हैं कि आप लोग अपनी मिशन स्टेटमेंट डिफ़ाइन करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और वो मिशन स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ी हो, हर बंदे की कुछ मिशन स्टेटमेंट अगर पूरी लाइफ के बारे में नहीं तो इस साल के बारे में तो होनी चाहिए ना। इस साल आप क्या करना चाहते हैं, अगले 12 महीने, व्हाट्स योर मिशन स्टेटमेंट, व्हाट्स योर पर्पज़? रैंडम चलेंगे या कोई पर्पज़ के मुताबिक चलेंगे? कोई एंड गोल है 1 साल बाद आपके माइंड में? अगर तो है तो उसके मुताबिक मिशन स्टेटमेंट लिखें कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। फिर सोर्सेज ऑफ पर्पज़ क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये वन सोर्स ऑफ पर्पज़ है। सोर्स से मुराद होती है जो चीज़ आपको मकसद दे रही है। एंड डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल वर्क आर कॉमन सोर्सेज ऑफ पर्पज़, ये है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि चूँकि उनका मकसद सर्वाइवल से, वर्क प्लेस से और फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हादसात का सही से मुकाबला नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी लाइफ में कोई फौत हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं, क्योंकि उनका मकसद उस इंसान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह उनका मकसद एक वर्क से जुड़ा हुआ है। और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल, अभी एक स्पीकर को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। वो मिसाल ये थी कि उन्होंने 4 बॉल्स जो थे वो अपने हाथ में इस तरह से, जगलिंग कहते हैं इसे, क्या करते हैं जो जगलिंग, उन्होंने उन चारों को यूँ जगल करना शुरू किया, और उनमें से एक बॉल जो था वो शीशे का था, बाकी बॉल जो थे, एक बॉल रबड़ का था, बाकी 3 बॉल शीशे के थे। उन्होंने जगलिंग करते हुए रबड़ वाले बॉल को गिराया, रबड़ वाला बॉल बाउंस होकर वापस आ गया, और बाद में उन्होंने शीशे वाले बॉल को गिराया और टूट गया। तो उन्होंने इससे एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ये जो रबड़ वाला बॉल है ये आपका रिस्क है और आपका वर्क है। ये लिखा हुआ है, नो मैटर ये जितनी मर्जी बार गिर जाए इसने बाउंस बैक होके आ जाना। यू कैन अफोर्ड के गिर जाए, जॉब चली गई वापस आ जाएगी, ठीक है ना, इतनी क्या सर पे चढ़ाने वाली बात है। अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी,
हाथ पैर मारें, बस घर बैठ के गेमें ना खेलते रहें, ज़रा बाहर जाएं और एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये शीशे वाले बॉल्स गिर गए तो ये क्रश हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इनकी रिकवरी इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। और ये शीशे वाले बॉल हैं आपकी वैल्यूज़, आपका रिलीजन और आपकी फैमिली लाइफ। अगर आप इनको गिरा देंगे और वो रबड़ वाले बॉल पे तवज्जो देते जाएंगे तो फिर आपकी तीनों चीज़ें जो है किरची किरची हो जाएंगी और फिर उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। देखें कितनी खूबसूरत मिसाल है कि आप पर्पज़ उन चीज़ों को बनाएं जो बामकसद चीज़ें हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। बहुत से लोग वर्क को इतना टाइम देते हैं कि वो फैमिली लाइफ को टोटल इग्नोर मारा होता है उन्होंने, और इसी तरह माँ बाप को टोटल इग्नोर मारा होता है और वो अपनी ही ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ये एक जानवर का मकसद है, इंसान का ये मकसद नहीं हो सकता, जानवर इस तरह करता है। तो सोर्सेज ऑफ पर्पस वेस्ट की तो ये है, लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल वर्क फॉर आर कॉमन सोर्सेज। हमारी जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ पर्पस है वो अल्लाह। हमारे लिए जीने का मेन मकसद है अल्लाह ताला, अल्लाह को प्लीज़ करना। किसी को तो प्लीज़ करना है तो अल्लाह को कर लेते हैं, और चूँकि हमारा मेन पर्पस अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह को प्लीज़ करना है, नेक बनना है, तो इट परफेक्टली मेक सेंस कि हम सारी इंस्ट्रक्शंस भी अल्लाह ताला से लें और उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें। फाइंडिंग अ मीनिंग इन लाइफ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं रिसर्च पढ़ रहा था। मीनिंग इन लाइफ हैज़ 3 कंपोनेंट्स। ये अब मैं सारी ना वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिस्ट की बातें आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि ज़िंदगी को मीनिंगफुल बामायनी बनाने के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कोहेरेंस, नंबर 3 पर्पस एंड नंबर 3 सिग्निफिकेंस। कोहेरेंस से क्या मुराद है, सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है, आई विल कम टू इट। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें। अ सेंस ऑफ कोहेरेंस डेवलप्स अराउंड 3 डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स। कोहेरेंस कहते हैं, जैसे जब हम एस्से लिखते हैं ना, आप लोग ने शायद कभी एस्से लिखा हो, तो हम कहते हैं कि इस एस्से में कोहेरेंस नहीं है। कोहेरेंस से क्या मुराद है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर है। आप एक बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एनर्जी क्राइसिस पे एस्से लिख रहे हैं, आप पहले टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है, और उसके बाद आप अचानक एक और टॉपिक शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन राइट्स के भी बहुत इश्यूज़ हैं। दोनों की क्या आपस में कोहेरेंस है? एनर्जी क्राइसिस टॉपिक है, उस पर रहें। तो जब तक ज़िंदगी में कोहेरेंस नहीं होती, ज़िंदगी मीनिंगलेस है। हमारी ज़िंदगी में कोहेरेंस की बहुत कमी है। अगर आप कभी बैठकर सोचें, कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। अब कोहेरेंस कब आती है? कोहेरेंस डेवलप्स अराउंड 3 डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। कोहेरेंस में 3 चीज़ें। नंबर 1 वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, नंबर 2 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स एंड नंबर 3 डायरेक्शनैलिटी। What is meant by valued experiences? Valued experiences से क्या मुराद है? यानी आपकी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो वैल्यूएबल हैं। जैसे एक फिलोसफर ने कहा था, सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, उसने कहा वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम ये सीखते हैं कि हिस्ट्री से हम कुछ नहीं सीखते। इसलिए जिस बंदे ने ज़िंदगी में चपेड़ों से और मार से कुछ नहीं सीखा तो उसके ज़ीरो एक्सपीरियंस है। उसके बाद उसके नॉन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। उस बंदे की तलाक हो गई है लेकिन वो सीख नहीं रहा मेरी तलाक क्यों हुई, तो वो ज़ीरो है वो बंदा। उसकी दोबारा तलाक हो जाएगी क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि मेरा क्या कसूर था। वो सारा का सारा देख रहा है अगले का क्या कसूर था। वैल्यूड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप बड़े हो रहे हैं और जहन आपका उतना सा है तो फिर यू आर ज़ीरो और आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। इसलिए एक्सपीरियंसेस से सीखें। एक्सपीरियंसेस से आप तब सीखेंगे जब आपकी अना मरेगी, जब आप जो है वो एरोगेंस से बाहर निकलेंगे। इसीलिए मैं यंगस्टर्स को समझाता हूँ कि जब आपको बड़े कोई बात समझाएं, आपके टीचर्स आपको कोई बात कर रहे हो तो उनके एक्सपीरियंस से सीखें, आपको वैल्यू दे रहे हैं। वो अपने लाइफ के 20 साल आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हर एक्सपीरियंस को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें, पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर कोई हादसा हो गया उसको वैल्यूएबल कैसे बनाना है, उससे सीख लें कि हादसा क्यों हुआ, हादसे की वजह क्या है। अगर आप स्लिप हो रहे हैं, इस एक्सपीरियंस को वैल्यूएबल बनाएं। अगर आप किसी गुनाह में मुलविस हैं, इसको वैल्यूएबल बनाएं, इस एक्सपीरियंस को, कि मैं गुनाह से बाहर निकलूं और इसको वैल्यूएबल बना के अगलों को सिखाऊं कि मैं कैसे निकला था। ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। आजकल हर यंगस्टर जो है वो पड़ा हुआ है गुनाहों में। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप वैल्यूएबल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि मैं ऐसे निकला था और आप भी निकलें इंशाल्लाह। आप एक सर्कल बनाएं, उस सर्कल में बैठें और लोगों को भी बिठाएं और इंशाल्लाह इन चीज़ों से निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
अगर कोई इंसान गलती करे और उससे ना सीखे तो वही गलती उसके साथ दोबारा होती है और फिर वो सोचता है कि मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। तो उसके रीजंस हमें मोहम्मद अली साहब की इस वीडियो से क्लियरली समझ आ चुके हैं। जिन लोगों ने अच्छे से ये वीडियो सुनी है ध्यान से तो उनको समझ आ गई होगी कि मोहम्मद अली साहब इस वीडियो में क्या बताना चाह रहे थे। अब जैसे उन्होंने एक मिसाल दी कि किसी शख्स को अगर तलाक होती है और वो ये समझता है कि मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, तो वो दोबारा शादी करता है, उसको दोबारा से तलाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर जो उसकी कमी थी, कोताहियाँ थी, जो उसे गलतियाँ होती थी, जो उसकी कोई बुरी आदत थी, उसको उसने छोड़ने के बजाय उसने सामने वाले को कसूरवार ठहरा दिया। तो अगर वो दोबारा शादी करेगा तो उसको दोबारा से तलाक हो जाएगी। फिर वो कहेगा मेरे ही साथ क्यों होता है ये सब कुछ। मुझे यकीन है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।